नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का उत्तराखंड दौरा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने किया स्वागत। एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। चारधाम यात्रा जारी। परिवहन मंत्री का रुड़की दौरा। नारसन बॉर्डर पर ग्रीन कार्ड सेंटर का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डोईवाला के लच्छीवाला में हाथी के शावक का रेस्क्यू। मां और झुंड से गया था बिछड़। चिल्ला रेंज में की जा रही विशेष निगरानी। उत्तराखंड के 10 शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। बद्रीनाथ में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस। 2 दिन बाद प्रदेश भर में बारिश के आसार। और खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। सीएम के बाद शंकराचार्य ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के किए दर्शन। चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। ऋषिकेश स्थित एम्स के छठे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्नातक डॉक्टरों को संबोधित करते हुए सहानुभूति, सत्यनिष्ठता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण के साथ सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा केवल पेशा नहीं है, बल्कि समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, टेलीमेडिसिन, हेली एम्बुलेंस और ड्रोन जैसी नवाचार पहल की सराहना की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों को भी सराहा। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी युवा चिकित्सकों को सेवा, नैतिकता और संवेदनशीलता के साथ काम करने की प्रेरणा दी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई किताब जब समय थम सा गया उनके पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। 22 अप्रैल की भयावह घटना को लेखक ने मार्मिक रूप से शब्दों में पिरोया है, जिसमें दहशत और मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। चौहान ने हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए ये पुस्तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी रचनाएं समाज को जागरूक करने के साथ इतिहास को संजोने का महत्वपूर्ण काम करती हैं। पहलगाम घटना की आज वर्षी है, यानी 1 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 22 अप्रैल को घटना वहाँ पे हुआ था और इसी पे जो मैंने अनुभव किया वहाँ पे 4-5 दिन में, उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, पहलगाम जब समय थम सा गया है, उसको अनुभव पे आधारित। तो उस दिन को जब मैं सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कैसा उस दिन की दिन था, कैसे वहाँ की रात कटी। तो कुल मिला के बहुत ही, जिसको आप बोल सकते हैं, दहशत की रात थी जो आतंकवादियों ने वहाँ पे जो घटना की थी। तो मेरी ओर से तो जितने भी उस घटनाक्रम में जो पर्यटक मारे गए थे उनके परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग थाना क्षेत्र में केदारनाथ धाम से जुड़ा एक भ्रामक वीडियो वायरल करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि यात्रा पूरी तरह सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालित हो रही है और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित दर्शन कराए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि आस्था से जुड़ी इस यात्रा को बदनाम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आज श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त प्रमोद नारायण मिश्र ने धाम में उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं, सुरक्षा और पुलिस द्वारा की जा रही सहायता की खुले दिल से सराहना की। मैं चारों धाम यात्रा के लिए 22 तारीख से निकला हूँ। यहाँ आकर के मुझे सुविधा और सहायता जितनी मिलनी चाहिए थी मिली है। जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, ऑफिसर्स एंड मैन, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्पेशली मिस्टर शासन प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हरिद्वार के सिटी प्राइड होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून से महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और विकास कार्यों में अहम भूमिका मिलेगी। अलका गुर्जर ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ पार्टियों ने इस बिल का विरोध कर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। उन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट तक का एक सफर, महत्वपूर्ण फैसला और महत्वपूर्ण विजन जो मोदी सरकार लेकर आई थी कि महिलाओं को उनका हक मिले, आदि आबादी को निर्णय में भागीदारी, नीति निर्माण में। और आपने देखा कि पंचायत में 50% आरक्षण है, वहां पारदर्शिता है और घर के निर्माण का काम, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो वही पारदर्शिता संसद और विधान सभाओं में रहे, महिलाओं को उनका ड्यू हक मिले, इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये 2029 से लागू हो जाए, इसलिए ये स्पेशल सेशन लाया गया था। लेकिन परिवारवादी पार्टियां, जिन्हें सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं के अलावा देश की बेटी को सम्मान देने से गुरेज था, देश की बेटी को उसका हक देने से गुरेज था, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि ये जो तुष्टीकरण और अभी तक वर्ग भेद की राजनीति कर रहे थे, उन्होंने नॉर्थ साउथ को भी बांटने की कोशिश की। हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में संत कपिलानंद सरस्वती का विधि विधान के साथ पट्टाभिषेक कर उन्हें निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। महामंडलेश्वर कपिलानंद सरस्वती ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि कपिलानंद सरस्वती सभी मापदंडों पर खरे उतरे, जिसके बाद वरिष्ठ संतों की सहमति से उन्हें ये उपाधि दी गई। आज हमारे गीता आश्रम ऋषिकेश में है और उन्हीं महाराज के शिष्य, उनको आज महामंडलेश्वर बनाया गया। हमारी परंपरा है, जब भी कोई महामंडलेश्वर बनाया जाता है उसके पास आश्रम है या नहीं है, सब चीज़ देखा जाता है। और महाराज श्री बहुत अच्छे संत हैं, उनके पास आश्रम भी है और विद्यालय भी है, गौशाला भी है। इन सब को देखते उनको हमने महामंडलेश्वर बनाया है और हमारा मानना है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे महामंडलेश्वर दिखाई देंगे। क्योंकि रामनगर में पेशावर विद्रोह दिवस के मौके पर मजदूरों के अधिकारों को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। संयुक्त संघर्ष समिति रामनगर के आह्वान पर इनकलाबी मजदूर केंद्र, बिगुल मजदूर दस्ता और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता लखनपुर चौक पर इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों और कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया। इनमें गिरफ्तार मजदूर नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, 8 घंटे का कार्यदिवस लागू करना, ओवर टाइम का दोगुना भुगतान और न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये प्रतिमाह तय करने की मांग शामिल रही। 23 अप्रैल है, ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है।
क्योंकि आज ही के दिन 23 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के द्वारा जो फूट करो राज करो की नीति के तहत वहां पर पठानों पर गढ़वाल रेजिमेंट से गोली चलाने के जो आदेश दिए थे, और हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोलियों की जो बटालियन थी उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया, सीट पाए, और उन्होंने कहा गोली नहीं चलाएंगे अपने लोगों पर जो आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे। तो आज उनको हम याद कर रहे हैं, और हम आज देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार है केंद्र की, या अमित सरकार हो या योगी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है, आज वो फूट डालो राज करो की नीति के तहत लोगों को लड़ा रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो हमने देखा कि अभी नोएडा के अंदर, मानेसर के अंदर, हरियाणा के अंदर, अभी हल्द्वानी के अंदर जो लोग जो न्यूनतम वेतन है उसकी मांग कर रहे हैं, काम के घंटे जो 8 घंटे हमको कानून में मिले थे, आज उसको 12 घंटे काम किया जा रहा है, ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है, जो साप्ताहिक अवकाश है वो नहीं दिया जा रहा है, और जो आवाज उठा रहे हैं तो उनको बंद कर रहे हैं, उनको दमन कर रहे हैं। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में 6 वर्षीय नाबालिग के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजन की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर गठित की गई टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित शिव कुमार बाबा को तिरछा पुल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस का यह कहना है कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में सख्ती और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। बालिका है, छोटी बच्ची है, उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक 65 साल का एक बाबा है शिव कुमार नाम का, उसको अरेस्ट किया गया है। ऐसी शिकायत उसकी आई थी और गांव वालों ने ही ये सूचना दी थी, और उस पर पुलिस ने तत्काल उसको अपनी हिरासत में लिया और पॉक्सो एक्ट में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और न्यायिक हिरासत में उसको भेजा जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जन टीवी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में पुलिस ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। हबीबपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि प्रवीण कुमार से फोन पर फिरौती मांगी गई थी और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल के अनुसार जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते पास के गांव के प्रधान विकास उर्फ ठाकुर ने इस साजिश को रचा और बिजनौर निवासी आसिफ और मुराद अली से फिरौती की कॉल करवाई। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2 देसी तमंचे, 4 कारतूस, 1 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। ये जो रायसी चौकी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हबीबपुर, वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जो हैं उनको एक अननोन नंबर से कॉल आई कि कुछ पैसों की व्यवस्था करो 2 दिन में, नहीं तो तुम्हारा हम जान से मार देंगे। प्योरली एक रैंसम वाला मामला था। इमीडिएट उन्होंने जैसे पुलिस को बताया, हमारे एसएसआई के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, उसको उस जो कॉल था, जो अननोन नंबर था, उसको ट्रेस किया गया। उसकी ट्रेसिंग के बाद एक चेन बनी जिसमें विकास जो एक दूसरे गांव के प्रधान हैं, विकास उर्फ ठाकुर पुत्र मदन सिंह निवासी हबीबपुर, इन व्यक्ति के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि इनका उस प्रवीण कुमार जिसको धमकी मिली थी उससे पहले से रंजिश चलते आ रही है। इन्होंने एक आसिफ उप्र नजाकत समीपुर बिजनौर का रहने वाला जो व्यक्ति है, इसके माध्यम से एक शूटर हायर किया जिसका नाम मुराद अली था। तीनों ने आपस में षड्यंत्र किया। इस कॉल की ट्रेल में, इस कनेक्शन में ये तीनों लोग कनेक्टेड हैं और विकास द्वारा मुराद अली और आसिफ को पैसे दिए जाने के भी प्रमाण हैं। ये अपनी रंजिश से छुटकारा पाने के लिए इसने बाहर के लोगों को हायर किया था। तो पुलिस की तत्परता से एक बड़ा केस, जो बड़ी घटना हो सकती थी, उसको वर्कआउट किया। मैं इस तत्परता के लिए अपनी पूरी पुलिस टीम को शाबाशी दूंगा। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में बीएचईएल फाउंड्री गेट के पास हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने महज 8 घंटे में खुलासा कर दिया। इस वारदात में 2 युवकों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वंशु नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था।
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। आरोपितों के पास से 2 तमंचे और 3 चाकू बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित सोशल मीडिया पर बाज गैंग से जुड़े हैं और पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि अन्य फरार आरोपितों की तलाश जारी है। इन्होंने 8-10 लोगों के नाम बताए कि बता रहे हैं कि ये लड़के थे उसमें जिन्होंने पे हमला किया। और इसमें 3 जो लड़के हैं, जिसमें एक फरहान है, एक अनमोल है, एक सागर है। ये 3 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। साथ में 2 इसमें माइनर है जिनको एप्रीहेंड किया गया है और बाकी इसमें लोगों की तलाश की जा रही है। और ये जो लड़के हैं ज़्यादातर इसमें एडिक्ट हैं। और जैसे अनमोल है लड़का, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ऑलरेडी इस पे पहले भी मुकदमे हैं। और एक बाज नाम का इन्होंने सोशल मीडिया पे ग्रुप भी बना रखा है। उसमें इस तरीके की जब ये घटनाएं करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं और कोई झगड़ा फसाद करते हैं तो उसका वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो उसमें आईटी एक्ट में 69A सेक्शन में हम ये अकाउंट भी ब्लॉक करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो 3 जो इसमें पकड़े गए हैं जो मेजर हैं, और इनको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 17 अप्रैल को लापता हुए रवि चौहान का शव 19 अप्रैल को रानीपुर झाल से बरामद हुआ था, जिसके बाद हत्या की आशंका गहराई। जांच में सामने आया कि जमीनी विवाद के चलते रिश्तेदारों ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई। आरोपित नदीम और दानिश ने पहले रवि को शराब पिलाई, फिर मारपीट कर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव नहर किनारे फेंक दिया। पुलिस ने दोनों सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सुपारी देने वाले आरोपित फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। में एक रवि चौहान है, उनकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 17 अप्रैल को और थाना ज्वालापुर में उनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि वो घर से गए और वापस नहीं आए। और 19 तारीख को उनका शव बरामद हुआ गंग नहर से। तो इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा किसी अपराध होने की आशंका बताई गई थी और उनका कुछ विवाद भी चल रहा था संपत्ति का। तो जब इसमें जानकारी की गई तो थोड़ा सीसीटीवी कैमरे से भी इसमें मदद मिली। तो उसमें 2 व्यक्तियों के साथ ये जाते हुए दिखाई दिए शराब पीने के बाद। तो जब उनके बारे में जानकारी की गई तो उसमें एक हिस्ट्री शीटर है ज्वालापुर का, उसके बारे में पता चला। और जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो ये मृतक है, इसका भाई का दामाद है पंकज, उसको और पंकज का भांजा गौतम, इसमें इन दोनों द्वारा 1.5 लाख रुपए 2 व्यक्तियों को दिए गए, एक नदीम और दानिश, और जिनके द्वारा की हत्या कारित की गई। और इसको फिर गुमशुदगी को मर्डर के मुकदमे में तरमीम करके 2 लोगों की अरेस्टिंग कर ली है। 2 लोगों का करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वनाग्नि की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। जंगलों में सूखी लकड़ी और घास के कारण आग तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों की ओर आने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय रहते पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। उनका कहना है कि गांवों के आसपास वन रक्षक टीमों की तैनाती और आग बुझाने के संसाधन होते तो हालात बेहतर रहते। विपक्ष ने वनाग्नि और बढ़ते वन्यजीव हमलों को लेकर सरकार से जल्द ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल का पहले से एक पहना आया है, उनका स्लोगन है, उनकी मांग थी जल जंगल जमीन भली बात। जब जंगल हमारे मतलब उत्तराखंडियों के कब्जे में थे तो वो वहां से उनका इस प्रकार से यूज होता था कि वन अग्नि का जो खतरा कम था। लगातार अब जो देखने में आ रहा है, जंगलों में सूखी लकड़ियां, सूखी घास पड़ी हुई है और थोड़ी भी इस गर्मी में कोई भी चिंगारी कहीं से उठते वनाग्नि शुरू हो जाती है। उसके रोकथाम के लिए सरकार ने कोई पर्याप्त उपाय नहीं किए हुए, जबकि हमने समय समय पर उनको सुझाव किया था कि वनाग्नि रोकने के लिए आप लोग को जगह जगह पर गाँव के नजदीक आपको ऐसी टीम, वन रक्षकों की टीम या आपके जो अग्नि समय जो आग बुझाने वाले यंत्र है उनको प्रोवाइड कर देना चाहिए, वहां पर रख दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो जंगली जानवर ज्यादा हिंसक हो रहे हैं और वनाग्नि होने की दशा में वो और भी जंगलों को छोड़कर गाँव की ओर आ जाते हैं और अपने शौक शिकार करने के लिए ज्यादातर मानव उनके जो पशुओं के ऊपर वो हमला करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दुखद है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन दोनों मुद्दों को जनहित में
जल्दी से जल्दी समझकर इनकी रोकथाम के लिए कार्रवाई करें। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।